हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसके हम आज 90 प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि एक ही क्लास में आपको ऑल क्लियर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से ही कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट है। पहला प्रश्न हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र कितनी प्रकार का होता है? तो इसका वन शॉट क्लास है, आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया जाएगा। तो इसके दो प्रकार का होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उनके नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कौन कौन से प्रकार होता है। ठीक है, तो दो प्रकार का यहाँ पे बताया। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और इसका नोट आप देख सकते हैं, पक्षियों एवं मनुष्य में रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, तो रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है दोनों में, पक्षियों और मनुष्य में। अगला प्रश्न है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र उपर्युक्त सभी में, कीटों में, तितली में, कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? तो रक्त बनावट में तीनों प्रकार का होता है, उपर्युक्त सभी आ जाएगा। गाढ़ा होता है, चिपचिपा और लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो मानव जो हृदय है उसका औसत भार होता है 300 ग्राम लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो जो अवयव है वो रक्त में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है? प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर द्वारा मैनोमीटर से क्या जांचा जाता है? तो इसके द्वारा रक्त का दबाव जांचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है इनमें से। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने खोज की थी। परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे खोज करता है। अगला है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थिर मज्जा में या मेरु रज्जु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में प्लीहा में होता है। ठीक है, तब उसकी बोन मेरो या मेरु रज्जु नहीं निर्मित होती है अस्थिर मज्जा, तब उसका प्लीहा में निर्माण होता है भ्रूण का। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान एवं प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4 पीएच और क्षारीय होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, सॉरी बेस्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो बॉडी के वेट का जो कितना प्रतिशत रक्त होता है वो होता है 7 से 8% बॉडी में रक्त होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होगा, वो 55% प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, बिलरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो बिलरुबिन जो वर्णक है इसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त के प्लाज्मा में कितनी प्रतिशत जल पाया जाता है? तो रक्त के प्लाज्मा में जो है 90% जल होता है।
नेक्स्ट है प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में उपर्युक्त सभी प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो इनमें से रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं उपर्युक्त सभी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन और विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो मानव रुधिर की जो है 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन से हैं? कौन कौन से हैं रक्त कणिकाओं के प्रकार? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन होता है लगभग। अगला प्रश्न है आरबीसी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती है? तो आरबीसी रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशत होता है वो 90% आरबीसी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं रक्त कणिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है? तो रक्त कणिका में डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है, आरबीसी फिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं हेपेरिन का निर्माण कहाँ शरीर में कहाँ होता है? तो हेपेरिन जो होता है ब्लड में ही पाया जाता है और इसका निर्माण होता है यकृत में। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के 0.01 ml रक्त में औसत कितनी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो इसमें लगभग 5 से 5.5 मिलियन रक्त कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसत कितनी श्वेत कणिकाएं होती हैं? अभी लाल रक्त कणिकाओं का बात हो रही थी, अभी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं तो ये होती हैं 4 से 11,000। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 4.5 लाख। नेक्स्ट है सोते समय में आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है। अगला है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? अगर प्लेटलेट्स का पूछा जाए तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो मानव के रक्त में सबसे कम जो है वो डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का सही क्रम और कौन सा अनुपात है? सही क्रम में क्रमशः अनुपात कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे 600:1:40 ये वाला क्रम जो है वो सही क्रम है। अगला प्रश्न है खून की कमी, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इनसे जो है ए और बी दोनों प्रकार के रोग हो जाते हैं, यानी कि रक्ताल्पता और एनीमिया। ठीक है, खून की कमी और एनीमिया। नेक्स्ट है आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है? अगर देखिए आरबीसी की वृद्धि भी होती है तो पॉलीसिथेमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ल्यूकोपीनिया रोग कौन होने का क्या कारण है? ल्यूकोपीनिया जब होता है उसका कारण होता है डब्ल्यूबीसी की कमी। नेक्स्ट है आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? तो आरबीसी का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब रक्त का शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है। तो मानव शरीर वो कौन सा अंग है
यहाँ रक्त नहीं होता है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, यहाँ पे रक्त नहीं होता है। अगला है, लाल रक्त कणिका की खोज किसने की थी, यानी कि आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक भी लिखा हो सकता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अगला है, लाल रक्त कणिका का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान बोल सकते हैं, कब्रगाह किसे कहा जाता है? वो है प्लीहा। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने की थी। अगला है, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव का ब्लड बैंक या रक्त बैंक किसे कहते हैं? इसे प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कितना होता है? ये होता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट है, श्वेत बड़ी सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। नेक्स्ट है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? अब सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। बड़ी मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, एक से ज्यादा केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो इनमें से एक से ज्यादा केंद्रक जो है वो इनमें सभी में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है, एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से कोशिकाओं का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आकार की दृष्टि से कोशिकाओं का सही क्रम है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। नेक्स्ट है, सिर्फ एक केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। ठीक है, प्रयुक्त दोनों आंसर होगा। अगला है, श्वेत रक्त कणिका में सबसे ज्यादा 60 से 70% प्रतिशत किसका होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? न्यूट्रोफिल का। ठीक है, न्यूट्रोफिल का होता है। अगला है, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत किसका रहता है? तो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत होता है बेसोफिल का, 0.5 से 2% अकेला। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रोफिल्स को कोशिका भक्षक भी कहा जाता है और न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबॉडीज जहां बनते हैं शरीर में, कहाँ बनते हैं? डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त का थक्का जो है वो बनाने का कार्य कौन करता है? डिम्बाणु करता है रक्त का थक्का। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है, हेपेरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर जमता नहीं है। अगला है, फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। अगला है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। अगला है, आरएच फैक्टर। मनुष्य के रक्त को कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो मनुष्य के रक्त को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ए बी और ओ। अगला प्रश्न है, कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कौन से रक्त समूह है जिसमें एंटीजन नहीं होता है? रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो कौन से रक्त समूह में इनमें से रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह है ओ,
रक्त समूह वो है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त वाहिनियां कौन कौन सी होती हैं? तो ये उपर्युक्त सभी होते, धमनी, सिरा और केशिका। नेक्स्ट है, सबसे पतली रुधिर वाहिनियां कौन सी होती हैं? तो सबसे पतली होती हैं केशिका, रुधिर वाहिनियां केशिका होती है सबसे पतली। नेक्स्ट है, रक्त के तापमान के आधार पर प्राणियों को कौन से भागों में बांटा गया है? तो रक्त के तापमान के आधार पर जो प्राणी हैं उनको कैसे उपर्युक्त दोनों में बांटा गया है, गर्म रक्त और शीत रक्त प्राणी। ठीक है, अगला है, कौन से प्राणियों का तापमान हर वातावरण में एक समान बना रहता है? तो किनका जो तापमान है शरीर का वो हर एक वातावरण में समान रहता है? वो है उपर्युक्त सभी, यानी कि भालू, बंदर और मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है? तो निम्न में से जो है शीत रक्त वाला प्राणी है, बी और सी दोनों शीत रक्त वाले हैं, यानी कि कछुआ और छिपकली। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? मानव का रक्त का दाब और वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? रक्त में ये होता है, अधिक रहता है। मनुष्य के शरीर का रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खून के थक्के का पता लगाने के लिए कौन से रेडियो समस्थानक का प्रयोग किया जाता है? खून के थक्के का पता लगाते हैं तो उसमें सोडियम 24 समस्थानक का प्रयोग किया जाता है, रेडियो समस्थानक जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिका शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करती है? तो कौन सी रक्त वाहिका है जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का कार्य करती है? उसका नाम है सिरा। ठीक है, विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है अशुद्ध रक्त को। नेक्स्ट है, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी लिवर तक पहुंचाती है? तो कौन सी धमनी है जो लिवर तक पहुंचाती है? हेपेटिक धमनी, हेपेटिक धमनी। ठीक है, नेक्स्ट है, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी गुर्दे तक पहुंचाती है? तो हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को जो धमनी है वो रीनल है, जो गुर्दे तक पहुंचाती है, रीनल धमनी। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी का है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य जो कोरोनरी धमनी करती है, कोरोनरी। अगला प्रश्न है, सिरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? तो सिरा और धमनी को एक दूसरे से कैपिलरी जोड़ती है, कैपिलरी बोलते हैं उसे, सिरा और धमनी को जोड़ती है। अगला है, मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप का नियंत्रण जो है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो सिरा में जो है सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है सिरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? लाल रक्त कणिका का आकार उत्तलाकार होता है। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में सहायक कौन सा तत्व है? तो रक्त को जमाने में कैल्शियम सहायक तत्व है इनमें से। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त शरीर की कौन सी वाहिकाओं में बहता है? तो शुद्ध रक्त जो है शरीर की धमनियों में बहता है। ठीक है, धमनी में बहता है। अगला प्रश्न है, हीमोपोइसिस क्या है? तो हीमोपोइसिस एक जो है इसका ये होता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अगला है, मनुष्य जो फुफ्फुस धमनी शरीर के कौन से भाग में होती है? फुफ्फुस धमनी ये दाईं तरफ होती है। ठीक है, शरीर के दाईं तरफ होती है फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है, कौन सी कणिकाएं थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानी जाती हैं? तो अभी हमने बताया था, पिछले एक प्रश्न में बताया था, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो किस नाम से जानी जाती है कौन सी कणिका जो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानी जाती है? वो है प्लेटलेट्स। और अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? तो सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं बेसोफिल।
ठीक है, 0.5 से 2% होती हैं बेसोफिल। और यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हमने आज लगभग 90 प्रश्न इस टॉपिक के कवर करे हैं और ऑल जो आपका कवर है, पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। तो अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।